हे गाइस, पिछले एपिसोड में हमने गुफा चित्रों को देखा जिसमें दिखाया गया था कि नाग कैसे दिखते थे, लेकिन यह सबूत पर्याप्त नहीं है। मुख्यधारा के पुरातत्वविद और इतिहासकार दावा करेंगे कि ये पक्षी नाग नहीं थे, बल्कि मनुष्य ही मुखौटे पहने हुए हैं। इसलिए मैंने किलवलई गांव के पास और सबूतों की तलाश शुरू की, जो कि वलियरों या नागों का घर कहा जाता है। मैं कुछ और अधिक पुख्ता चीजें खोजना चाहता हूँ, ऐसा कुछ जो एक गुफा पेंटिंग ना हो, कुछ है जो हमें साबित करेगा कि वास्तव में नागा कैसे दिखते थे। इसलिए मैं पास के जंगल की खोज कर रहा हूँ। यह बहुत ही वीरान स्थान है और आसपास कोई भी नहीं है। यह क्षेत्र सरकार के वन विभाग द्वारा नियंत्रित है। मुझे नहीं पता क्या मुझे कुछ मिलेगा या यह इस खोज का अंतिम चरण होगा। सूरज तेजी से ढल रहा है और जंगली जानवर शाम ढलने के बाद बाहर आना शुरू कर सकते हैं। अचानक मुझे एक बहुत अलग क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो अजीब तरह से मुझे कुल्लर गुफाओं की याद दिलाता है। याद है, कुल्लर गुफाएं एक सपाट पथरीला क्षेत्र था। मुझे यहाँ कुछ बहुत समान दिखता है, चट्टानों के साथ एक सपाट मैदान। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और चारों ओर देखने पर विशाल चट्टानों से घिरा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देता। यह फिर एक और प्रागैतिहासिक स्थान प्रतीत होता है, जो कि चट्टानों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ मुझे एक विशेष दिशा में खींच रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मेरी जिज्ञासा मुझे विफल कर दे। यह बस झाड़ियाँ हैं और पेड़ हैं, लेकिन उनके पीछे अंत में मैं यह अद्भुत मूर्ति देख रहा हूँ। यह क्या है और ये यहाँ इस वीरान जगह पर क्यों है? यह आज तक देखे गए किसी भी चीज से अलग है। यह असाधारण है। यह एक सफेद चट्टान से बना है और इसे देखने के तुरंत बाद आपको पक्षी या पक्षी मानव याद आएंगे। इसके पंखों को देखो, पूंछ और पंख, और ये कैसे सीधे खड़ा है, जैसे कि ये अभी हवा में उड़ने वाला है। याद है, मैंने आपको नाग गुफा में पंखों वाले जीवों को दिखाया था। गुफा पेंटिंग और इस मूर्ति की समानता को देखें। यह केवल समान नहीं है, यह लगभग एक ही है। यह संयोग नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से एक प्राकृतिक चट्टान नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से काटकर बनाया गया है। वास्तव में यह पूरी तरह से सपाट बना दिया गया है, यहाँ तक कि इस पर पॉलिश भी है। देखिए, हम कहीं जंगल के बीच में हैं और यहाँ मैं इस अजीब पत्थर की मूर्ति को देख रहा हूँ। मुझे हमेशा वीरान जगहों पर ये अनोखी कलाकृतियाँ क्यों मिलती हैं? मैं आधुनिक ग्राफिटी को देख सकता हूँ। उन्होंने प्रतिमा के चारों ओर इसे बना डाला है। लोग प्रागैतिहास को नष्ट कर रहे हैं। मैं माप ले लेता हूँ। यह लगभग 8.8 फीट लंबा है और मुझे यकीन है कि इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे छुपा है। कोई संभावना नहीं है कि इस कोण में कोई चट्टान खड़ी हो सके, लगभग जमीन के लंबवत, जब तक कि इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे ना दबा हो। तो इसकी कुल ऊंचाई 10 फीट से अधिक होनी चाहिए। यह चौड़ाई में 3.5 फीट है और आधार पर 8 फीट चौड़ा है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ असाधारण मिला है। यह एक बहुत ही अनोखी मूर्ति है। मुझे प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की कड़ी मिल गई है। प्रागैतिहास में मानव गुफाओं में रह रहे थे और उन्होंने मूर्तियों जैसी संरचनाएं नहीं बनाई थीं और ना ही इस तरह की कलाकृतियां। पर क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक धर्म नहीं था। वे मूर्तियों के रूप में देवताओं की पूजा नहीं करते थे। ऐतिहासिक काल में भारत में उन्होंने
बहुत ही धार्मिक मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई थीं। मैंने आपको हजारों अद्भुत मूर्तियां दिखाई हैं जो कि ऐतिहासिक काल की हैं। हालांकि यहाँ क्या दिखाया गया है? एक पूर्व ऐतिहासिक धार्मिक मूर्ति। यह भारत में सभी धार्मिक प्रतिमाओं का आरंभिक ढांचा होना चाहिए। हम वास्तव में धर्म की उत्पत्ति के आरंभिक छोर को देख रहे हैं। यह प्रतिमा प्रागैतिहास और इतिहास की कड़ी है और यह मूर्ति निश्चित रूप से मानव का चित्रण नहीं करती है। यह एक मुखौटे के साथ एक आदमी को भी चित्रित नहीं करती है। यदि यह एक गुफा चित्र होता तो पुरातात्विक अध्ययन करने वाले लोग यह समझाते कि यह वास्तव में एक मुखौटा पहने हुए आदमी है। हालांकि वे मूर्तियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आइए अब ऐतिहासिक काल के नागों की संरचना की तुलना करें। उनके पंख होते हैं और वे मानवीय लगते हैं। पुरातात्विक अध्ययन करने वाले और इतिहासकारों का ये दावा नहीं है कि यह एक मुखौटे वाला इंसान है। वे मानते हैं कि यह एक भगवान है। शायद ये नागों की पहली नक्काशी थी और प्राचीन भारतीय ग्रंथ बहुत स्पष्ट हैं। नाग रेंगने वाले शरीर रचना के थे जो एक अलग प्रजाति के थे। उनके पास सांप जैसा चेहरा था और पंख भी थे जो उन्हें उड़ने में सक्षम बनाते थे। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले ऐसे प्राणी हमारे ग्रह पर आए हों? मनुष्यों के रूप में हम स्वाभाविक रूप से संभावनाओं की खोज करने में सक्षम नहीं हैं। यह वही प्रजाति है जो सिर्फ 100 साल पहले यह मानती थी कि उड़ने वाली मशीनें असंभव हैं। भले ही कुछ मुख्य धारा के विशेषज्ञ सहमत हों कि एलियंस हो सकते हैं, पर वे मानते हैं कि एलियंस को 2 पैरों वाला होना चाहिए, उन्हें 2 पैरों पर चलना चाहिए और उन्हें बाइपोकल होना चाहिए। उनकी 2 आंखें होनी चाहिए और उन्हें मनुष्य जैसे ही आकार का होना चाहिए। अन्यथा लोग एलियंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जायंट्स क्यों नहीं हो सकते? या तो पंख वाले प्राणी क्यों नहीं हो सकते? मनुष्य की कल्पना बहुत सीमित है। पिछले ही महीने में मेरे एक अमेरिकी मित्र ने भारत का दौरा किया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि भारत में वॉलमार्ट क्यों नहीं है। भविष्य में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री आखिरकार एक दूर के ग्रह पर एलियन लाइफ पाएंगे तो वे शायद वहां खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स की तलाश करेंगे। इसके बारे में सोचिए। क्या यह जरूरी है कि एलियंस इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते हों? तो अपने दिमाग को खोलें और अपने आप से पूछें, क्या यह संभव है कि नागों जैसी परग्रही प्रजातियां कभी धरती पर आई हों? ये न केवल एक संभावना है बल्कि वास्तव में यह उन्नत आनुवंशिक तकनीक का संकेत है। यही हमारा भविष्य भी है। आज हमारे वैज्ञानिक हमें पंख देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस संरचना का सिर कहाँ है? हम इसे गुफा के चित्रों में देख सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मूर्ति से इसे अलग कर दिया गया है। इसे किसने और क्यों नष्ट किया? शायद सर अभी भी यहीं कहीं जमीन पर पड़ा है। जब मैं खोए हुए सर की तलाश कर रहा हूँ, अचानक एक अनजान व्यक्ति आता है। यह बुजुर्ग व्यक्ति मुझे बताते हैं कि वह जंगलों में जानवरों को चराते हैं। यह व्यक्ति लगभग 70 वर्ष के हैं। यह अभी भी 30 से अधिक बकरियों को पालते हैं और मुझे इस क्षेत्र में देखकर आश्चर्यचकित हैं। मैं इन्हें दादाजी कहूँगा। दादाजी बताते हैं कि इस चट्टान को विसिरी परई के नाम से जाना जाता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ फैन रॉक है। मुझे तुरंत पंखे के ब्लेड की याद आई, जिन प्रोपेलर्स को मैंने गुफा चित्रों में देखा था, लेकिन मैं दोनों के बीच कोई संबंध नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उनसे मूर्ति के बारे में पूछता हूँ। இதனா விசிறிப்பாறைன்றது வந்து சாமியான ஒரு தெய்வத்தோட அது. இந்த
ஆத்துலியம்மா ஆமாம், ஆத்துலி அம்மன் அங்கே போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிருமா என்ன விஷயம் அப்படின்னு? அங்கே கோயில் இருக்குது, எழுத்து கீழ்த்து அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஆ சும்மா தேய்க்குது இந்த மாதிரி ஒரு 3 கல் மேலே பலகை ஆ இருக்குது. ஆஹா ஆனால் அதுக்கிட்ட சக்தி இருக்குதுங்க, சக்தி இருக்குது, சக்தி இருக்குது. இன்னும் கூட சக்தி இருக்குது. ஆமாம். वे मुझे बताते हैं कि मंदिर जिसे अठीली अम्बन के रूप में जाना जाता है दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। ये मुझे उत्साहित करता है। हमने पहले से ही एक पूर्व ऐतिहासिक मूर्ति देखी है, संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक मूर्ति। अब वे मुझसे कहते हैं कि वे मुझे दुनिया के सबसे पुराने मंदिर में ले जाएंगे। ये कैसा मंदिर होगा? सबसे पुराने मंदिर के निर्माण के लिए किस तरह की सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा? दुनिया का सबसे पुराना मंदिर। मैं उत्साहित हूँ, लेकिन दादाजी ने मुझे तेजी से चलने का आग्रह किया। सूरज तेजी से डूब रहा है। यदि हम मंदिर तक जल्दी नहीं पहुँचते तो हम जंगल में खो सकते हैं। मंदिर कुछ यात्रियों द्वारा देखा गया होगा। कम से कम वहाँ एक छोटा रास्ता बनाया गया है। रास्ते में अलग अलग कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इसके पीछे एक अद्भुत कहानी होनी चाहिए जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दादाजी मुझसे बहुत तेज हैं और वे आगे बढ़ रहे हैं और आखिरकार हम मंदिर पर पहुंच गए। यह आकर्षक है क्योंकि यह अन्य हिंदू मंदिरों की तरह नहीं दिखता है जो कि बहुत बाद में बनाए गए थे। मैंने कल्पना की थी कि यह एक टॉवर जैसी संरचना होगी, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ त्रिशूल और घंटियों से घिरा हुआ है। लेकिन चलिए मुख्य कक्ष में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। वैसे मुख्य कक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आश्चर्यचकित कर सके। यह केवल एक खाली कमरा है। यह एक डॉलमेन है, एक पूर्व ऐतिहासिक पत्थर की झोपड़ी। ये वही है जिसे हमने कुल्लर गुफाओं में देखा था। यह बिना किसी संदेह के एक डॉलमेन है। यह 3 पत्थर की दीवारों के अलावा ऊपर एक छत से बना है। मैंने पाया कि यह एक मूल संरचना है। यह हाल ही में नहीं बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक प्राचीन डॉलमेन है। डॉलमेन के अंदर एक छोटी मूर्ति है जो कि लगभग 1 फुट की है। वे इसे आथली अम्बन कहते हैं, लेकिन इस आकृति का मूल नाम आदि अम्बन है, मतलब सबसे पहली माँ। सबसे पहली माँ का क्या अर्थ है? स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले के सभी मानव पूर्वज आदि मानव थे जो कि गुफाओं में रहते थे, और वह नाग राजा की पहली पत्नी थी और उसने पहले संपूर्ण मानव को जन्म दिया। यही कारण है कि उन्हें मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो आधुनिक मानव जाति को जन्म देने में सक्षम थीं। वास्तव में दुनिया भर में कई संस्कृतियों में एक महिला आकृति है जिसे उनकी माँ के रूप में जाना जाता है, जिसने आधुनिक मानव को जन्म दिया। मैं इस कहानी के अर्थ को बहुत अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि दादाजी मानव जाति बनाने के लिए आथली अम्बन के पूरी तरह से आभारी हैं। उसके बिना उनके परिवार, उनके पूर्वजों और पूरे समाज का अस्तित्व नहीं होता। वे वास्तव में मानते हैं कि यह वह जगह है जहां देवता आधुनिक मानव जातियों को बनाने के लिए आधुनिक गुफाओं का निर्माण और उनका उपयोग करते थे। वास्तव में मानव पत्नियों को ले जाने वाले नागों का चित्रण कई हिंदू मंदिरों में किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि नाग मनुष्य के साथ विवाह करते थे। क्या ये चित्रण मात्र कल्पना है या वे सत्य पर आधारित हैं? हमें इस स्थान के बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है।
हजारों साल पहले यहाँ क्या हुआ था? यह एक बहुत ही अपरंपरागत मंदिर है। यहाँ घोड़ों की मिट्टी की मूर्तियां हैं और हर जगह त्रिशूल लगे हुए हैं। चारों ओर सैकड़ों घंटियां लगाई गई हैं। दादाजी मुझसे कहते हैं कि इन घंटियों को बजाने से देवताओं का आह्वान होगा। जब मैंने उन घंटियों को बजाया तो उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। बहुत सारे बंदर मेरे चारों ओर घूमते हैं। वे आशा में हैं कि मैं कुछ खाने की चीजें प्रसाद के रूप में लाया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है और बंदर निराश हैं। क्या इंसान वानरों से विकसित हुआ? जबकि वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि आधुनिक मानव शुद्ध विकास के उत्पाद हैं, जो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इतिहास वास्तव में जो कुछ भी सिखाता है वह वास्तव में अजीब है। आइए हम मानवीय अतीत पर ध्यान दें। इतिहासकार मानव अतीत को इतिहास और पूर्व इतिहास में कैसे वर्गीकृत करते हैं? सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मानव ने लगभग 2 लाख साल पहले सीधे चलना शुरू किया था। फिर भी वे आदिम बने रहे। वे पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने कम से कम कुछ हजार साल पहले तक कुछ भी नहीं बनाया। समय का यह अंधेरा हिस्सा बहुत कुछ चिंपैंजी के इतिहास का पता लगाने की कोशिश करने जैसा है। चिंपैंजी कुछ भी नहीं बनाते हैं, वे सिर्फ जीते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य 2 लाख वर्षों तक लगभग 98% जानवरों की तरह थे। इस समय अवधि में जहां उनकी उपलब्धियों का कोई निशान नहीं है, इसे पूर्व ऐतिहासिक अवधि कहा जाता है। और फिर जैसे वे अचानक नींद से जाग गए, वे गुफाओं में रहने चले गए और वे मंगल तक पहुंच गए। वास्तव में यह अवधि जहां हम वास्तव में मानव विकास की उपलब्धियों का पता लगा सकते हैं, ऐतिहासिक काल कही जाती है। यह आप इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। क्या हुआ था जो इतना महत्वपूर्ण था कि आदिम गुफा के लोग आदिम मानव में बदल गए। मानव जो महान मंदिरों और महान समाज का निर्माण कर सका। मैं सचमुच जादुई स्थानों में से एक पर खड़ा हूँ जहाँ परिवर्तन हुआ। जंगल के बीच में ये छोटा सा मंदिर वह स्थान है जहाँ इतिहास और पूर्व इतिहास मिलता है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या यह मंदिर प्रागैतिहासिक है या एक ऐतिहासिक स्थल है? इसमें एक ऐतिहासिक स्थल की सभी विशेषताएं हैं। इसमें मूर्तियां, घंटियां और त्रिशूल हैं, लेकिन इसके केंद्र में एक प्रागैतिहासिक संरचना है, एक डॉलमेन। यह देखने में काफी रोमांचक है कि हमें वास्तव में प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की कड़ी मिल गई है। ये कमाल का है क्योंकि इस तरह के स्थान को ढूंढना बहुत कठिन है। और यहाँ क्या हुआ? हम सचमुच देख रहे हैं कि कैसे गुफा मानव आधुनिक मानव में बदल गया। और यह परिवर्तन नागों और आदि मानवों के परस्पर संबंधों के कारण था। मुख्यधारा के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि भारत के देवता काल्पनिक हैं और सत्य पर आधारित नहीं हैं। तर्क है कि जबकि यीशु और पैगंबर मोहम्मद ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो तथ्य के रूप में अस्तित्व में थे, पर नागों जैसे हिंदू देवता सरासर कल्पना के उत्पाद हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हिंदू देवता वास्तव में आकाश से नीचे आए, जबकि अन्य धर्म जैसे ईसाई और इस्लाम ऐतिहासिक काल के दौरान बनाए गए थे? हिंदू धर्म समय के साथ वापस जाता है और पूर्व ऐतिहासिक अवधि को छूता है। यही कारण है कि इतिहासकार और पुरातत्वविद यह पता लगाने में सक्षम नहीं हैं कि यह प्राचीन धर्म कैसे शुरू हुआ। शायद हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं
अगर हम उस बात पर गौर करें जो हमने अभी तक पता नहीं लगाई है। पहले एपिसोड में हमें छोटे छोटे पत्थरों की झोपड़ियां मिली जो खुद नागों ने बनाई थी। स्थानीय जनजातियां आज भी नागों को भगवान के रूप में पूजती हैं। हालांकि हमें नहीं पता था कि वे कैसे दिखते थे। दूसरी कड़ी में हमें ब्लड स्टोन मिला जो हमें गुफा चित्रों की ओर ले जाता है, जहां दिखाया गया है कि नाग कैसे दिखते थे। उनके पास पक्षी की तरह पंख थे और वे प्रोपेलर जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इस कड़ी में हमें एक नाग की मूर्ति मिली जो कि गुफा चित्र के समान है। अंत में हमने यह भी देखा कि पत्थर के कमरे का उपयोग मंदिर के रूप में किया गया था और उस स्थान पर देवी माँ ने कैसे आधुनिक मानव को जन्म दिया। लेकिन पृथ्वी पर नागों ने और क्या किया? उन्होंने इंसान को और कैसे बदला? इसके बारे में अधिक जानने के लिए मुझे इतिहास और प्रागैतिहासिक काल के बीच के संबंधों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। दादाजी ने मुझे अगली जगह का पता लगाने के लिए कोई सुराग नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अतीत की खोज मिल जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।